जय मंडल सतरंगी सलाम। हमारे बहुत सारे वक्तागण यहाँ मौजूद हैं और मुझे पहले बताया भी नहीं गया था कि समय मिलेगा भी, बट फिर भी कोशिश करूँगी 1-2 मिनट में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। ये एक हमारे जो खास तौर पर वंचित तबके के लोग हैं उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेसेस से अगर वो बाहर हो गए तो जो पिछले अगर मैं कहूँ सिर्फ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान लिखने से लेकर के मंडल कमीशन तक की लड़ाई, काका कालेलकर की रिपोर्ट की लड़ाई, पूरी वो लड़ाई जिसमें हम समता, बंधुता, इक्वालिटी, इक्विटी की बात करते थे, जिसकी लड़ाई लड़ते थे, वो कमज़ोर हो जाएगी। उसको मजबूत करने के लिए हमको इस आंदोलन का हिस्सा मजबूती से होना होगा, क्योंकि हर जगह जो खास तौर पर कुछ लोग हैं वो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, प्रिविलेजेस का स्टेटस को। एक तरफ वो स्टेटस को है, एक तरफ समानत्व है। तो समानत्व की लड़ाई को और धार मिले, मजबूती मिले, इसे सभी लोगों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना होगा और जो सड़कें सुनी हैं उनको पूरा भरना होगा। वहां से आह्वान देना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं और हम किसी भी व्यक्ति को अब इस देश में एक और रोहित वेमुला तैयार नहीं करने देंगे, मरने नहीं देंगे। हम एक और एकलव्य नहीं होने देंगे, हम एक और पायल तड़वी नहीं होने देंगे, कोई दर्शन सोलंकी नहीं होगा, कोई अनिकेत नहीं होगा। अब जो भी छात्र होंगे वो ना अपना अंगूठा कटवाएंगे, ना अपना अकेडमिक हत्या करवाएंगे। वो लड़ाई लड़ेंगे समता के लिए, और समता की लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई होती है, क्योंकि वो प्रेम से लड़ी जाती है, सम्मान से लड़ी जाती है, और हम किसी से नफरत से नहीं, मोहब्बत से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। और अधिकारियों की लड़ाई लड़ना हमारे जितने एंसेस्टर्स हैं, महानायक हैं, महानायिकाएं हैं, उन्होंने सिखाया है। तो उनको मजबूत करते हुए, इनको स्मृतियों में नमन करते हुए, याद करते हुए इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। और यूजीसी में खासतौर पर जो कमियां भी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, और देश भर में जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं उसमें रोहित एक्ट लागू करवाएंगे, क्योंकि जातिगत भेदभाव कोई सिविल एक्ट नहीं है, वो क्रिमिनल है, और उसको अब हर जगह हमें क्रिमिनल बनवाना होगा, ताकि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जातिगत भेदभाव करने से पहले एक बार अगर किसी की तस्वीर अपने जहन में लाए तो बाबा साहब की लाए, और ठहराए कि चाह करके भी वो किसी को एकलव्य ना बना पाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग सभी अपने वक्ताओं को सुनेंगे। और जब समय कम हो और सामने आपके बहुत प्रोमिनेंट स्पीकर हो तो सीधे मुद्दे पर ही आ जाना चाहिए, और मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। और मुद्दा हमारा ये है कि मैं बहुत ये नहीं कहूँगी कि इस पर बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, हमारे प्रोमिनेंट वक्ता हैं वो बोलेंगे, लेकिन थोड़ा कैंसर और डेटा साइंस पे काम करके इतना तो समझ में आया है कि जो जातिगत भेदभाव पर हम बोल रहे हैं ये अभी किसी कैंसर से कम नहीं है, ये डेंजरस है। ये फिर भी रियल लाइफ में जो कैंसर होता है ह्यूमन को, उसके लिए हम क्योर की उसका इजाद करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन यह जो कैंसर है इसको लोग बनाए रखना चाहते हैं, इस कैंसर को लोग खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। और रिसेंट में मैं अभी कुछ डेटा से गो थ्रू कर रही थी तो पता चला कि IITs हो, IIMs हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उसमें जब आप OBC SC ST का फैकल्टी पोजीशन देखेंगे तो आपको कहीं पर 5.5, कहीं पे उससे भी कम, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जो संवैधानिक अपेक्षाकृत जो पोस्ट होना चाहिए मिनिमम 27% OBC के लिए और SC के लिए 15 और 7.5% ST के लिए, वो कहीं भी रिप्रेजेंटेशन वो नहीं दिखाई देता है। और ये रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें कई सारे पहलू आते हैं, जिसमें NFS एक मुद्दा, ये एक बहुत खोजी है ना, इजाद किया हुआ एक डिस्कवरी है NFS, जिसमें आपको NFS कर दिया जाएगा और एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का नाम दे दिया जाएगा नॉन फाउंड सुटेबल। अरे भैया, किस आधार पे आप NFS करते हो? आप उस स्कोर को क्या आप ऑडिट करवा सकते हो? उसको आप लाइव रिकॉर्ड करवा सकते हो? आप प्रूव कर सकते हो कि जिसका आप इंटरव्यू लिए हो, जिसका NFS किए हो, वो सच पे NFS होने लायक है? ये तमाम पहलू हैं। और ये जो IITs वगैरह से डेटा मांगा गया था RTI के आधार पर, पता उनसे पूछा गया था 3 सवाल। पहला कि जो आवंटित सीटें हैं कैटेगरी वाइज, वो आवंटित सीटें कितना जनरल OBC SC ST की हैं? सबने कहा क्योंकि हमारे यहाँ फ्लेक्सी कैडर सिस्टम है, बहुत अच्छा टर्म है फ्लेक्सी कैडर सिस्टम, फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम, मतलब जितना स्टूडेंट आएंगे उतना प्रोफेसर उसी हिसाब से अनुपात में 1 स्टूडेंट के रेशियो में होगा। ये फ्लेक्सी कैडर सिस्टम के जब ओपेक्सिटी ये लाते हैं, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते हैं, तो एवरी ओपेक्सिटी ना वाइडन्स द गैप ऑफ इनइक्वालिटी। अगर आप ओपेक्सिटी रखेंगे तो आप छुपाना चाहते हैं कि रोस्टर का सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आरक्षण का सही से आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही जब पूछा गया कि वैकेंट सीटें कितनी हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि हमारे पास वैकेंट सीटों का कोई ऐसा डेटा नहीं है। तो यहाँ पर खेल होता है कि सीटें वैकेंट रखकर जो आप बैकलॉग करते हो और उस बैकलॉग के आधार पर आप उसको बाद में जनरल में कन्वर्ट करते हो। और ये तमाम तरीके हैं यह भेदभाव के, जो एक हम चाहे फ्लेक्सी कैडर सिस्टम की बात करें, NFS की बात करें, चाहे हम जातिगत सूचक गालियों की बात करें, चाहे प्रमोशन
की बात करें, प्रमोशन में जैसे रोका जाता है, हम मानते हैं कि हर एक ये जो पहलू है वो भेदभाव का एक तरीका है, और इसको मैं मानती हूँ कि साइलेंट एक्सक्लूजन है। वो आपको कह के नहीं हटाएंगे, आपसे लड़के नहीं हटाएंगे, वो साइलेंट एक्सक्लूजन करते हैं। और साइलेंट एक्सक्लूजन जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, और उसी की वजह से आज भी आजादी के 75 साल बाद भी भले ओबीसी आरक्षण लागू हुए 30 ही साल हुए हो, आज भी मिनिमम 27% जो है ओबीसी के फैकल्टी, एससी के फैकल्टीज आपको नहीं मिलेंगे। ये साइलेंट एक्सक्लूजन पर खुल के बात करना पड़ेगा। ये क्यों ढकना चाहते हैं, तो आगे की बात हमारे प्रोमिनेंट स्पीकर करेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि ये लड़ाई जो मेरिटधारी और इस तरह से करते हैं, ये लड़ाई डेटा के आधार पर भी अब होना चाहिए। असलियत उनके सामने दिखाना चाहिए। भाई मेरिट ठीक है, आप चिल्लाओ, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो ये साइलेंट एक्सक्लूजन है ना, इसको आप रोको। और उसीलिए यूजीसी ये सब नहीं रोक सकता था जो नई गाइडलाइन आई। इसीलिए हमें लगता है कि यूजीसी इक्विटी जो गाइडलाइन आई उसको और भी मजबूत करने की जरूरत है। उस पर हमारी और सारी मांगे होंगी और उसको और आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या लड़ाई होगी आप सबके सामने मयंक जी और सब लोग रूपरेखा रखेंगे। और समय देने के लिए शायद 2 मिनट से ज्यादा ले ली, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 2 मिनट में बातें कंक्लूड भी नहीं हो सकती। शुक्रिया आप सब।